हेलो गाइस एंड वेलकम टू द पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच डे 2 जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था। सारे के सारे सेशन अभी तक जो 6 सेशन हुए दोनों दिन के खेल में उस पर दबदबा रहा है टीम इंडिया का। एक भी सेशन इंग्लैंड को हमने जीतने नहीं दिया इंग्लैंड की ज़मीन पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली आज पूरे दिन में। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बने शुभमन गिल, जिनने बनाए 269, बतौर कप्तान पहले इंडियन बने जिनने ओवरसीज़ कंडीशन में जाके सेना कंट्रीज़ में जाके शतक जड़ा। ये किसी ने नहीं किया था। मोहम्मद अजरुद्दीन के हाईएस्ट थे 192, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर था 254, वो उनने तोड़ा है। तो बहुत सारे कीर्तिमान अपने नाम किए हैं शुभमन गिल ने। तो पूरा दिन था शुभमन गिल द प्रिंस के नाम पे। और कमेंट्री बॉक्स में नवजोत सिंह सिद्धू, पार्थिव पटेल थे, हरन त्यागी थे। बहुत अच्छी कमेंट्री हो रही थी, बहुत ज़्यादा वाहवाही लूटी है शुभमन गिल ने। मैं इस चीज़ से बहुत इंप्रेस हूँ कि भाई संजय मांजरेकर नहीं थे, वरना पता ही वो कहाँ लेके जाते हैं बातों को। तो जो पॉजिटिव था उसको पॉजिटिव नज़रिए थे देखते हुए बहुत इंटरेस्टिंग था डे 2। तो चले करते शुभारंभ डे 2 के पूरे प्रीव्यू का और डिस्कस करते हैं क्या कुछ गलती की है इंग्लैंड ने, क्या कुछ पॉजिटिव निकल के आया इंडिया के लिए। और दिन का खेल खत्म होते होते बहुत सवालों के जवाब हमें मिल गए जो कि हमें प्लेइंग 11 पे उठे थे। तो चलिए सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हुए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई थी। तो पहली बार ऐसा हुआ जैसे इंडिया का फोरकास्ट होता है, हमने देखा है हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो बोलता है आज बारिश होगी, उस दिन पक्का बारिश नहीं होती। और जब बोलते हैं आज खुला मौसम रहेगा उस दिन बारिश होगी। वैसे ही देखने को मिला आज वेस्टर्न में बोला जा रहा था आज थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी, बारिश होने के चांस है। बट आप पहली इमेज देखो भाई, कहीं से लग रहा है यहाँ पे बारिश होने के चांस है। शुभमन गिल आपको प्रैक्टिस करते नजर आ रहे थे। 1 घंटे पहले टीम इंडिया पहुंची थी, थोड़ा वार्म अप सेशन हुआ, थोड़ी बॉलिंग प्रैक्टिस की, बुमराह ने भी बॉलिंग की नेट्स में। और उसके बाद टीम इंडिया ने फुटबॉल खेलना चालू किया, अपनी रेगुलर ड्रिल करना चालू की। तो वहाँ से पूरा माहौल सेट हो चुका था क्योंकि शुभमन गिल की नज़रें थी बड़े स्कोर पे, क्योंकि शतक बनाने के बाद पता ही है कि उनका अग्रेशन एक नेक्स्ट लेवल हो गया था। और सेलिब्रेशन में हमने देखा था कैसे कंपेयर किया जा रहा है उनके सेलिब्रेशन को विराट कोहली के सेलिब्रेशन से। पहला उनका जो सेलिब्रेशन वो चिल्लाते हुए था वो देखने को मिला, कमान वाला वो दिखा पहला सेलिब्रेशन। दूसरा सेलिब्रेशन था उनका जो वो बो डाउन करते हैं, वो विराट कोहली ने उनका एक बार कॉपी किया था वेस्ट इंडीज़ में, वो था। तीसरा एक जो बाकी है वो जो लॉकेट को किस करते हैं वो तो बाकी है अभी। तो वो मैरिज रिंग को किस करते हैं, तो उसमें तो शुभमन गिल अभी सेलिब्रेशन रोकेंगे। बट आइकॉनिक चीज़ें देखने को मिली है शुभमन गिल से। दिन की शुरुआत होती है रविंद्र जडेजा अर्धशतक के करीब होते हैं, जब शतक कंप्लीट किया होता है वहाँ पे शुभमन गिल ने। जडेजा बहुत संभल के खेलते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ जडेजा को बहुत अंडररेट किया जाता है एज अ बैट्समैन। तगड़े बैट्समैन है, क्लासिकल बैट्समैन है, उनके साथ अगर कोई खड़ा है तो ये पक्का रन बना के जाएंगे। और टॉप 4 में से कोई इनके साथ रुक गया तो ये पक्का से अच्छी बैटिंग करते हैं। हमने देखा जब ये कभी कभी रिद्धिमान शाह के साथ खेलते थे, हनुमा विहारी के साथ खेलते थे, तो लास्ट तक इनकी बल्लेबाजी अच्छी रहती थी। जहाँ ये लोअर मिडल ऑर्डर के साथ खेलना शुरू करते तब इनका फॉर्म खराब होता है। मान लो इनको बोल दिया जाए आकाशदीप सिंह के साथ खेलने को, पुजारा के साथ इनकी एक अच्छी पारी है। बट अगर मैं बात करूँ लोअर मिडल ऑर्डर, वहाँ पे इनके कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बड़े नहीं है। तो इनको बस एक प्लेयर चाहिए जो इनके साथ सेटल रहे और खेलता रहे, तो ये भी अच्छे रन बनाते हैं। बहुत तगड़ी पारी खेली यहाँ पे, सिंगल डबल रोटेट कर रहे थे और बाउंसर का ट्रैप सेट किया था। तो बॉल को बहुत अच्छे से रिस्ट रोल कर रहे थे। रिस्ट रोल मतलब बॉल आप बाउंसर को खेलने जा रहे हो ऐसे, फिर आप मोड़ दे रहे हो, मतलब रिस्ट ऐसे रोटेट कर रहे हो ताकि बॉल हवा में नहीं जाए, बाउंस की तरफ भागे कि पहला बाउंस विकेट पे पिच पे बहुत जल्दी हो जाए ताकि कैच ना पहुंचे। पूरी फील्ड फैला दी गई थी, सिंगल डबल ऑन थे। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैंने फोटो डाली है, मैंने फोटो जानबूझ के डाली है शुभमन गिल की, जहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने टैप करके सिंगल लिया। ऐसे सिंगल आपने केन विलियमसन को लेते हुए देखा होगा, जो कि थर्ड या फोर्थ विकेट की बॉल होती है, बाहर की बॉल होती है, मतलब एक और सेट ऑफ विकेट लगाएंगे आप तो उसकी फोर्थ स्टंप की बॉल होती है। उसमें पहले आप जाते हैं फुल फेस के साथ और जब बॉल पास आती है तो आप हल्का सा फेस खोल देते हैं ताकि वो थर्ड मैन की तरफ चले जाए और पॉइंट से दूर रहे, बैकफुट पॉइंट से दूर रहे और सिंगल निकल जाए। तो वो प्लेसमेंट बहुत अच्छे कर रहे थे शुभमन के लिए, इसलिए मैंने ये वाली फोटो डाली है कि प्लेस कर करके सिंगल ले रहे थे। अगर बड़े शॉट्स नहीं आ रहे तो सिंगल डबल हमेशा से ऑन रखा था शुभमन गिल ने और रविंद्र जाडेजा ने। उसके बाद ये पारी आगे बढ़ती जाती है, शानदार अर्धशतक आता है रविंद्र जाडेजा का और उनका वो स्वॉर्ड सेलिब्रेशन देखने को मिलता है जहाँ उनकी तलवारबाजी देखने को मिलती है। 80s तक पहुँचते बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे रविंद्र जाडेजा। पहला सेशन खत्म होने तक सेट हो चुका था मामला कि भाई अब तो हम मैच पूरा मुट्ठी में कर चुके हैं। बट यहाँ भी वही होता है, जैसे पहले दिन के पहले सेशन के बाद जस्ट कुछ ओवर पहले करुण नायर आउट होते हैं, वैसे ही कुछ ओवर जस्ट पहले आउट हो जाते हैं रविंद्र जाडेजा और फिर वाशिंगटन सुंदर को आना पड़ता है बैटिंग करने। उसके बाद शुभमन गिल डिसाइड कर चुके हैं कि अब बड़ा खेलना है। 150 बनाते हैं तो छोटा सा हल्का सा सेलिब्रेशन करते हैं, 200 की ओर अग्रसर होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है कि भाई किसी भी कैप्टन ने ओवरसीज़ कंडीशन में दोहरा शतक नहीं मारा। बट सारी बोलती बंद कर डाली, शुभमन गिल ने जड़ दिया पहला मेडन अपना दोहरा शतक और बहुत तेज़ी से आया था। अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो मेरे पास एक स्टैट है जहाँ पहले 100 रन बनाने में कुछ 170 गेंद ली, दूसरे 100 रन बनाने में कुछ 113 गेंदें ली, बट आखिरी जो उनने 69 रन बनाए वो 75 बॉल में बनाए। तो धीरे धीरे स्ट्राइक रेट भी ऊपर करते हुए चले गए। तो ऑल इन ऑल अग्रेसिव अप्रोच भी था, डिफेंसिव अप्रोच भी था, माइंडफुल थे कि कौन सी बॉल खेलनी है कौन सी छोड़नी है, अपना ऑफ स्टंप
आता था। याद रखिए वो टाइम जब वो रोहित शर्मा के साथ ओपन करते थे और कभी कभी बॉल छोड़ते हुए शुभमन गिल भी बोल्ड हुए, कभी कभी ऑफ स्टंप की लाइन पे भी बैट आने के बाद बोल्ड हुए, कभी कभी पैर सामने रह जाता था, बैट पीछे रह जाता था, तो वो एलबीडब्ल्यू हुए। तो जब लगातार वो वैसा डिस्मिसल हो रहा था तो हम ही वो लोग थे जो बहुत सवाल उठा रहे थे शुभमन गिल पे। बट यहाँ पे क्लासिकल इनिंग देखने को मिली हमें शुभमन गिल से, डबल सेंचुरी लगा दी, 269 बनाए हैं। और अगर आपको याद हो 269 किसका जर्सी नंबर है, जर्सी नंबर नहीं मतलब किसका टेस्ट नंबर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। 269 कैप नंबर टेस्ट का टीम इंडिया के लिए किसका है। आप जहाँ जा रहे हैं बहुत क्लोज हैं, जो जो क्रिकेटिंग फ़ैन है सब जानते होंगे 269 किसकी टेस्ट कैप की जर्सी नंबर है। नहीं पता तो गूगल सर्च भी कर लीजिएगा, हम उनको लेजेंड में काउंट करते हैं। ही इज़ दी रन मशीन एंड आगे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम आपको इस लिस्ट में भी दिख जाएगा, ये भी हिंट मैं आपको दे दूँ। चलिए बात करते हैं हाईएस्ट स्कोर की फॉर एन इंडियन कैप्टन इन एन इनिंग। तो 269 है शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर, 254 नॉट आउट है विराट कोहली का, और ये 254 और बड़ा हो सकता था। वो अगर आपको याद हो वो दिल्ली का टेस्ट मैच था, वहाँ पे उन्हें डिक्लेयर करना था तो उन्हें वहाँ पे कंटिन्यू किया नहीं था। देन विराट कोहली का 243 नॉट आउट है, वो श्रीलंका के अगेंस्ट है। वो ये हुआ था दिल्ली में टेस्ट मैच जहाँ पे श्रीलंका ने कंप्लेन की थी कि दिल्ली की जो एयर कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, फील्डिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो विराट कोहली तेज़ तेज़ खेल के आउट हो जाते हैं और फिर बोलते हैं भाई तुम बैटिंग ही कर लो, तुम्हें फील्डिंग करने में दिक्कत हो रही है तो हम बॉलिंग कर देंगे। तो वो एग्रेसिव अप्रोच दिखा था विराट कोहली का। फिर 235 आया था उनके इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया में। एम एस धोनी के 224 आए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया, जहाँ रीबॉक के बल्ले से बैटिंग करते हुए दोहरा शतक मारा था एम एस धोनी ने। तो ये 5 लेजेंडरी कैप्टन है हमारे इतिहास के जिनने डबल 100 लगाई हुई है इन दी टेस्ट क्रिकेट। और ये रिकॉर्ड हम तब डिस्कस कर रहे थे जब शुभमन गिल 269 पे आउट होते हैं, टीम इंडिया 587 तक पहुंचती, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि जब शुभमन गिल आउट होंगे तो आकाशदीप सिंह चाहे बुमराह भी खेल लेते हैं या फिर प्रसिद्ध कृष्णा हो, सिराज हो, हमें इनसे बैटिंग कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, हमें उनसे बॉलिंग कंट्रीब्यूशन चाहिए। हमारे बल्लेबाजों ने काम कर दिया है। 587 बहुत पहाड़ जैसा स्कोर होता है, और साथ ही साथ आपने 2 दिन इंग्लैंड को फील्ड पे रखा है जो कि बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि उनको 2 ओवर का गैप मिलता है, फटाफट से ओपनर को तैयार होकर आना पड़ता है। जैक क्रॉली और बेन डकेट को आना था, और आते ही क्या हुआ, आते ही आकाशदीप सिंह ने भी जवाब दे दिया। जब प्लेइंग 11 अनाउंस हुई थी सब बोल रहे थे आकाशदीप सिंह को होना चाहिए था, हर्षित राणा कहाँ पे है, और आकाशदीप की तो जगह नहीं बनती। बुमराह को 8 दिन का आराम मिला था, उनको ही खेल लेना चाहिए था, बट सबका जवाब दिया आकाशदीप सिंह ने, जो कि पहले टेस्ट मैच में नहीं हुआ था, अर्ली विकेट दिलाए। बेन डकेट का विकेट बहुत ज़रूरी था, जैक क्रॉली का विकेट बहुत ज़रूरी था, और साथ ही साथ ओली पोप का विकेट बहुत ज़रूरी था। तो सिराज ने और आकाशदीप ने पूरी तरीके से टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया। और साथ ही साथ बात करूंगा मैं यहाँ पे स्लिप फील्डिंग की, जो कि एक्सेप्शनली वेल देखने को मिली। बहुत तैयारी की थी टीम इंडिया ने इस 2 टेस्ट मैच के बीच में, जो 8 दिन का आराम मिला था उसमें बहुत मेहनत की थी टीम इंडिया ने स्लिप फील्डिंग में। जहाँ पहला सवाल आया था कि जायसवाल स्लिप में फील्डिंग नहीं कर रहे थे, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि अब शुभमन गिल ने डिसाइड कर लिया है, टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि जायसवाल ने 5 कैचेस छोड़े हैं तो हमने हटाना ही पड़ेगा स्लिप में। और ये डिसीजन पॉजिटिव निकल के आया। क्यों? अगर बाई चांस इस मैच में भी एक भी कैच छूटता तो टीम इंडिया टेस्ट मैच में पीछे हो सकती थी। क्यों? बेन डकेट शतक लगा के आ रहे हैं, पिछले टेस्ट मैच में उनका कैच छूटता तो नुकसान होता। ओली पोप ने भी पिछले टेस्ट मैच में शतक मारा था, वो खतरा बन जाता अगर उनका कैच छूटता। और डकेट ने ही हमें टेस्ट मैच हराया, अगर आपको याद हो 149 पे आउट ज़रूर हुए थे, बट वो बहुत तेज़ी से रन बना गए थे चौथी पारी में, वरना इंग्लैंड ड्रॉ करने के लिए हो जाता वो टेस्ट मैच। बेन डकेट की वजह से हम वो टेस्ट मैच हारे थे, और ओली पोप के पहले इनिंग के शतक की वजह से। जैक क्रॉली ने भी सेकंड इनिंग में हाफ सेंचुरी लगाई थी। तो ऑल इन ऑल तीनों टॉप ऑर्डर को धराशायी करना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो रूट अभी बैटिंग कर रहे हैं, जो कि 50 बना चुके हैं अपने पहले टेस्ट मैच के सेकंड इनिंग में, उनके साथ हैरी ब्रूक खेल रहे हैं, जिनके सामने बहुत हुई है, उनको बहुत बार बीट किया, इनसाइड एज लगा, एलबीडब्ल्यू हुआ, बट अंपायर्स कॉल पे बचते रह गए वो। बट ऑल इन ऑल बैकफुट पे रखा है पूरी तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। और मैं तीनों कैचेस की वापस से तारीफ करना चाहूँगा। पहला तो शुभमन गिल का, वो सबसे डिफिकल्ट कैच क्यों था? एज राइट हैंडर आपके लेफ्ट साइड बॉल जाती है, तो आपको बॉल इधर से जा रही हुई दिखती है, तो आपको हाथ का मूवमेंट साथ में लेके जाना होता है, तो वो कैच डाइव होता है, वो बहुत अच्छा था शुभमन गिल का। उसके बाद केएल राहुल का, उनके तो डोमिनेंट हैंड पे था, बट वो ऑकवर्ड पोजीशन थी। ऑकवर्ड पोजीशन कैसी थी? अगर आपके चेस्ट हाइट पे बॉल आ रही है ना, तो आप सोचोगे कि अपर हैंड लूँ, मतलब जो अपर कप बोलते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच लूँ, ये लेना है या ये लेना है, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो उसके चक्कर में केएल राहुल ने ऐसे कैच ले लिया था, बॉल फंबल हुई थी, और सेकंड अटैम्प्ट में केएल राहुल ने वो बॉल पकड़ी थी, आकाशदीप सिंह को मिला था दूसरा विकेट। तो सिराज कहाँ पीछे रहने वाले थे? एक क्लासिकल अच्छी 5th स्टंप की बॉल डाली थी, जो कि कट के सीधी हो गई थी, लग रहा था वो अंदर आएगी। ओली पोप पूरा डिफेंस के लिए कमिट करते हैं, और वो गेंद जाती है सेकंड स्लिप पे। फर्स्ट स्लिप पे शुभमन गिल रहते थे, उन्होंने फर्स्ट स्लिप हटा दी। सेकंड स्लिप पे थे करुण नायर, जिनका हमने देखा सेफेस्ट हैंड अभी तक स्लिप में केएल राहुल और करुण नायर ही नजर आए हैं। करुण नायर ने वापस से एक घुटना बेंड किया और आराम से अपने चेस्ट हाइट पे कैच लिया, और 3 विकेट टीम इंडिया ने उड़ा दिए। उसके बाद बहुत हुई, बहुत अपीलें हुई, बहुत बीट हुए, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन और लेंथ में बॉलिंग हो रही थी, बट टीम इंडिया को विकेट ज़रूर नहीं मिला। बट ये दिन बहुत अच्छा था टीम
इंडिया का। एक ही ओवर में 2 विकेट लेने का कारनामा किया आकाशदीप सिंह ने और पूरी बोलती बंद कर दी इंग्लैंड के बैट्स बॉल की। 20 ओवर में अभी 77 रन ज़रूर बना दिए इंग्लैंड ने, बट अभी डर के खेल रहे हैं क्योंकि आने वाले बल्लेबाज बचे ही नहीं है। जो रूट आएंगे उनके साथ हैरी ब्रूक खेल रहे हैं, तो ये दोनों कल वापस उतरेंगे। उसके बाद बेन स्टोक्स आएंगे और उसके बाद इनके फिर विकेट कीपर आने लग जाएंगे, फिर बॉलिंग आने लग जाएगी, ऑलराउंडर आएंगे। क्रिस वोक्स तक बैटिंग है अच्छी खासी, ऐसा नहीं कि रन नहीं बन सकते, बट ब्रेंडन कार्स, जॉर्ज टंग और शोएब बशीर, इनसे तो उम्मीद ही नहीं है। तो अगर आप देखो 3 प्लेयर आउट हो चुके हैं, 3 प्लेयर अच्छी बैटिंग नहीं करते हैं, 6 प्लेयर कोई मतलब के नहीं है, बचे हैं आपके पास 5 प्लेयर जिसमें से 2 स्ट्राइक पे हैं। तो आपको देखना है बस बेन स्टोक्स तक प्लेयर आउट हो जाए, उसके बाद कोई भी आ जाए बहुत इजीली इंडिया आउट कर सकती है। और जो बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या बिना बुमराह के कुछ हो सकता है बॉलिंग लाइनअप का, वो भी प्रूफ हो गया। तो मतलब पहला जब टॉस हुआ था ना, उसके बाद जितने हमने सवाल उठाए थे प्लेइंग 11 पे, उसमें बहुत जवाब मिल गए। पहले शुभमन गिल का जवाब मिल गया हमें 269 बना करके, आकाशदीप सिंह ने जवाब दे दिया 2 विकेट लेकर के एक ही ओवर में। सिराज ने भी अर्ली पहले ही स्पेल में विकेट ले लिया। प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छी लाइन और लेंथ डालते हुए नजर आए और 20 ओवर इंडिया ने फटाफट से डाल दिए। जडेजा का बैटिंग बहुत बड़ा पॉजिटिव था। तो ऑल इन ऑल पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रही टीम इंडिया, 1-1 के बराबर की ओर बढ़ रही टीम इंडिया। अभी तक 6 के 6 सेशन टीम इंडिया ने जीते हैं। अगर कल का पहला सेशन जीत गई ना टीम इंडिया, तो ये टेस्ट मैच पक्का से पक्का टीम इंडिया के नाम हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड ने एक भी सेशन नहीं जीता है। और वहीं अगर इंग्लैंड ने सेशन जीत गया तो मैच पलट सकता है, क्योंकि टेस्ट मैच पलटते देरी नहीं लगती। चौथे पारी में 370 चेज कर चुकी है इंग्लैंड, तो उनको हल्के में बिल्कुल मत लेना। होम कंडीशन में खेल रही है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा टीम इंडिया को। टेस्ट मैच का दिन का खेल खत्म होने से पहले एक ख़राब चीज़ हुई थी, वो ये थी कि बहुत टाइम लिया जा रहा था। हैरी ब्रूक और जो रूट बहुत टाइम ले रहे थे, जडेजा बॉल लेके रेडी थे और उनकी फिंगर तक सेट थी बॉल पे, बट बॉलिंग नहीं डालने दी जा रही थी क्योंकि बार बार ग्लव्स चेंज कर रहे थे। अंपायर्स को वो पता चलता है, एक ओवर और बढ़ाया जाता है, बट ऑल इन ऑल इंग्लैंड अब मैच का स्लो डाउन करने जा रहा है। इंग्लैंड सोचेगा कुछ भी करके कल भर बैटिंग हो जाए तो वो टेस्ट मैच को ड्रॉ की ओर लेके जाएगा। बट टीम इंडिया अगर पहले या फिर दूसरे सेशन में इंग्लैंड को ऑल आउट कर देता है तो रिजल्ट पॉसिबल है, वो भी इंडिया के फेवर में। जहाँ 1-1 तो मैं अभी से बता रहा हूँ होना पक्का है, क्योंकि टीम इंडिया को कम से कम नहीं तो यहाँ से 100-150 की तो लीड मिलनी ही मिलनी है। मिल तो 200-300 की भी सकती है, बट मैं कम से कम मान के चलूँ तो 150 की लीड, उसमें 300-400 रन की अगर आपने एक और पारी खेल दी तो आप टेस्ट मैच जीतने के लिए जा सकते हैं। बट अगर आपके पास समय कम है तो आपको डिक्लेयर करके जीतने जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे सिनेरियोज अभी भी जीवित है इस टेस्ट मैच में। बस टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, हैरी ब्रूक 13 शतक लगा चुके हैं अपने करियर में, उनसे बच के रहना है। जो रूट 13,000 रन के ऊपर बना चुके हैं, उनसे बच के रहना है। और मैन विद द गोल्डन आर्म दी कैप्टन बेन स्टोक्स से बच के रहना है। ये 3 तिगड़ी से अगर इंडिया बच निकली पहले और दूसरे पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाजी में, तो ईजिली टेस्ट मैच में इंडिया अपने फेवर में रिजल्ट ला सकती है। जाने से पहले एक और बार स्कोर कार्ड दिखा दूँ आपको, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ रहा हूँ, जाते जाते आपके सवाल भी ले लूँगा। तो अभी टीम इंडिया 587 बना करके ऑल आउट हुई। 151 ओवर की बैटिंग में 20 ओवर की बल्लेबाजी की है। इंग्लैंड ने 77 बनाए हैं फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। प्रसिद्ध कृष्णा 3 ओवर डाल चुके हैं, जडेजा 2 ओवर डाल चुके हैं, 7 या 8 ओवर के स्पेल डाले हैं सिराज ने और आकाशदीप ने, जो बहुत अच्छे स्पेल थे और बहुत एक्यूरेट स्पेल थे। और अभी जो रूट 18 पर खेल रहे हैं, हैरी ब्रूक 30 पे खेल रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ पे टेस्ट मैच का रिजल्ट। 63% चांस है टीम इंडिया के टेस्ट मैच जीतने के, 29% चांस है ड्रॉ के, क्योंकि सिर्फ इंग्लैंड है जो कि ड्रॉ के लिए भागेगा, क्योंकि उनके जीत के चांस सिर्फ 8% है। तो ये टेस्ट मैच पूरी तरीके से टीम इंडिया की ओर झुक चुका है। एजबेस्टन में जो कभी नहीं हुआ, टीम इंडिया वो करने उतरेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में आप 2-0 से तो पीछे बिल्कुल नहीं होना चाहेंगे। 1-1 की बराबरी अगर आपने कर ली तो आप मान के चलो कि अब बेटा सीरीज़ 3 मैच की बची है, तो कम बैक और भी तगड़ा कर सकती है टीम इंडिया। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह की बात हो रही है। मैंने बोल दिया भाई, एक प्लेयर से पूरा 11 प्लेयरों को मत कंपेयर करो, क्योंकि होता है टीम गेम है, एक प्लेयर पे नहीं टीम चलेगी। तो मैं जसप्रीत बुमराह देख रहा हूँ, जस्सी जैसा कोई नहीं भाई। ये सब कमेंट बहुत तगड़े चल रहे हैं। कुलदीप यादव की बात हो रही है, कुलदीप यादव आपको सेकंड या थर्ड टेस्ट मैच में दिखेंगे। एक और आपको यहाँ पे देख लूँ, अर्शदीप की बात अभी भी उठाई जा रही है। तो अगर मैं कमेंट सेक्शन में अर्शदीप का टॉपिक उठाता हूँ, तो अर्शदीप को मैं अगर आपको क्लियर कर दूँ, जहाँ भी थोड़ी घास छोड़ी जाएगी ना पिच पे, अर्शदीप आपको दिख जाएंगे। भले इंडिया को सिराज को या फिर आकाशदीप को ड्रॉप करना पड़े या प्रसिद्ध कृष्णा को, लेफ्ट आर्म बॉलर आपको दिखेंगे जब थोड़ी भी हारी पिच छोड़ी जाएगी, जो कि मुझे लग रहा है लीड्स या फिर लॉर्ड्स में जाके हो सकती है, और या फिर मैनचेस्टर में भी थोड़ी घास छोड़ी जा सकती है। तो अगर कहीं भी घास छोड़ी गई तो इंडिया अर्शदीप को खिला देगा और वहाँ से इंग्लैंड आर्चर को खिला देगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है। क्रिकेट को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो ये सारी इनसाइड न्यूज़ है, क्योंकि पता ही चल जाती है कि क्या कुछ होने वाला है। और तीसरे टेस्ट मैच में तो बुमराह भी आ जाएंगे, और मैं तो बोल रहा था सही में बुमराह ये टेस्ट मैच खेल सकते थे, क्योंकि 8 दिन का आराम मिला था। टीम इंडिया ने ऑलमोस्ट 2 दिन की बैटिंग कर ली, 10 दिन का आराम बहुत होता है रिकवर करने के लिए। बट सेफ रखो भाई बुमराह को। एक और टेस्ट मैच अगर रिकवर करके आएंगे तो और ज़्यादा फ्रेशन अप होकर आएंगे। तो हम वैसे ही बुमराह को चाहते हैं इन दी थर्ड टेस्ट मैच। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया कितने दिन में, कितने सेशन में ये टेस्ट मैच अपने नाम कर लेगी? क्या इंग्लैंड कम बैक कर पाएगी? क्या ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा? आपको क्या लगता है, आपका क्या नजरिया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और ये हाईलाइट कैसी लगी, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।